नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा आज हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। और इस बुक को हमने बोला था कि जो भी टॉपिक है 27-28 उसको हम कवर करेंगे। ये छठा टॉपिक है चूंकि हमने बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया है। अब ये फिजिक्स की बात करें, आज का टॉपिक में हम न्यूटन के लॉ यानी कि न्यूटन के नियम के सारे क्वेश्चन करेंगे। लगभग 70 से ज्यादा प्रश्न आज इसी वीडियो में हम कवर करने वाले, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर जो आपने पहले पढ़ा है ये वाला टॉपिक तो एकदम करेक्ट रिवीजन होने वाला आपका। एकदम ईयरफोन लगा के देखिए, अच्छे से करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, ठीक है। जैसा कि लगा आग लगा देंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं वैसे। और अगर जो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी एग्जाम देना 28 तारीख को, क्या आप तैयार हो? उससे पहले आपको रिवीजन इंपॉर्टेंट होगा, तो रिवीजन करने के लिए हमारे साइंस की कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हो। लिंक आपको कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। अभी हमने जो पेपर हुआ है मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी 2 डेज का एनालिसिस किया। 2 डेज में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा गया जो इस पीडीएफ से बाहर गया। सारे क्वेश्चन हमारे इस साइंस के पीडीएफ से फंसे हुए थे। साइंस की बात करें, करंट अफेयर्स के लिए भी हमारे पीडीएफ ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अक्टूबर 2019 से नवंबर 2019 के मंथली वाइज करंट अफेयर्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ में अलग से 56 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिए गए हैं। मैथ में जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है उनके लिए 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर तैयार किया गया। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है ये। और तीनों चारों जो भी नोट्स हमारे लेके अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो। और अगर जो आप पढ़ चुके हो तो इस नोट से बेहतरीन रिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके का भी नोट्स है, वो भी ले सकते हो। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। साइंस के लिए आज का जो टॉपिक है न्यूटन्स लॉ यानी कि न्यूटन के नियम के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की बात करें, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा है, न्यूमेरिकल टाइप का है। एक ग्रह यक्स पर एक ग्रह यक्स पर कोई ग्रह यक्स एक आदमी 500 ग्राम द्रव्यमान के पिंड को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकता है तथा इसके वापस नीचे आने पर 20 सेकंड बाद पिंड को लपक लेता है। तो पिंड का भार बताना है। अब यहाँ पे पिंड का भार बताना है तो यहाँ पे एक चीज आपको पता होगा, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के बराबर होती है, ये तो आपको पता होगा। और यहाँ पे बल का फॉर्मूला भी पता होगा। बल का फॉर्मूला होता है संवेग बटे समय, यहाँ पे ठीक है। और संवेग क्या होता है? यहाँ पे संवेग बताओ द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो हम देखें तो संवेग की जगह हम द्रव्यमान गुणे वेग लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग लिख सकते हैं, या एम भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग लिख सकते हैं, ठीक। और बटे क्या होगा? बटे समय में परिवर्तन या फिर पिंड के आने या जाने में लगा समय। पिंड के आने या जाने में लगा समय, या जाने में लगा समय। अब देखो पिंड की बात करें, आपने ऊपर फेंका, वो ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी कि ऊपर गया भी नीचे भी आया, यानी कि ऊपर जाने और आने में 20 सेकंड लगा। तो आपका एक तरफ का समय पूछा तो 20/2 यानी कि 10 सेकंड यहाँ पे समय पुटअप करोगे। और क्या पूछा है? द्रव्यमान और वेग। तो द्रव्यमान की बात करें, 500 ग्राम दिया है, इसको आप किलोग्राम में बदल दो तो 500 बटे किलोग्राम में बदलोगे तो बटे 1000 होगा। तो 1000 आप नीचे लिख सकते हो, ठीक। और आने जाने में लगा समय 10 सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड समय नीचे लिखोगे। उसके बाद क्या है आपका? वेग कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। इसको आप सॉल्व कर लो। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 और 3 0 से आपने काट दिया। 5 दूनी 10 और 10 नीचे, यानी कि ये कितना आ गया? 1 न्यूटन आया। और 1 न्यूटन यानी कि ऑप्शन नंबर सी दिया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 न्यूटन, ठीक। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जल से भरे ग्लास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल छिड़काए बिना, देखो यहाँ पे आपने देखा होगा, आपने घर पे भी किया होगा, कुछ इस प्रकार से ग्लास लेते हो, ग्लास में पानी भरते हो या नीचे कागज लगा लेते हो और जल्दी से झटके से इस कागज को खींच लेते हो। जल क्या होता है? खींच लेते हो बिना, ठीक हो, जल छिड़काए बिना ही खींच लिया जाता। तो ये परिघटना क्या कहलाती है? ये जड़त्व का गुण दर्शाती है। क्या? जड़त्व का गुण दर्शाती है, ठीक है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा। तो हाइड्रोजन गैस से भरा जो गुब्बारा होता है हवा में केवल तब तक ही ऊपर उठता है जब तक उसके भार द्वारा विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो, ठीक। हवा में
केवल तब तक ही ऊपर उठता है जब तक उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम हो, तभी तक वो हवा वाला गुब्बारा जो हाइड्रोजन गैस भरा होता है वो ऊपर उठता रहता है। जो गैस गुब्बारे मिलते हैं ना जो ऊपर उठते हैं वो उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, न्यूटन के गति के तृतीय नियम में जो कार्य बल होता है वो प्रतिकारी बल। यहाँ पे बात करें न्यूटन के तृतीय नियम, आपको पता होगा क्रिया प्रतिक्रिया के बल को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, तो ये जो न्यूटन का तृतीय नियम है उसमें कार्य बल व प्रतिकारी बल। ऑप्शन क्या कह दिया है, भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते, ये नहीं हो सही होता। एक ही पिंडों पर कार्यरत होते हैं, सही ऑप्शन है, एक ही पिंडों पर कार्यरत होते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने किसी पे बल लगाया तो ये मेरे द्वारा कार्य बल हो गया। अब वो जिस पर भी बल लगाया वो भी मेरे पे अगर जो बल लगाता है वापसी में रिटर्न में तो वो प्रतिकारी बल हो गया। तो यही इसी की बात हो रही है। तो जो न्यूटन की गति के 3 नियम है, कार्य बल और प्रतिकारी बल एक ही पिंड पर कार्यरत होते हैं। तो एक ही पिंड पर कार्यरत होते हैं, जैसे दीवार पे मैंने बल लगाया। ठीक, आप नाव से उतर रहे हो तो आपने नाव पर बल लगाया तो नाव भी आप पे बल लगाया, तो एक ही पिंड पर कार्यरत होते हैं और सदैव बराबर नहीं होते, सदैव बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये वाला भी दोनों सही है। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न सक्रिय हो। तो ये किस का एग्जाम्पल है, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता, तो रेखीय संवेग संरक्षण की बात करें न्यूटन के थर्ड लॉ के बराबर होता। ऑप्शन नंबर सी, रेखीय संरक्षण जो नियम है ये जो न्यूटन का तृतीय नियम है उसके बराबर होता। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थिर अवस्था में 3 × 10⁻7 किलोग्राम द्रव्यमान का एक जहाज, ठीक है, ये जहाज का द्रव्यमान दिया है और क्या दिया है 5 × 10⁻4 न्यूटन के बल के द्वारा 3 मीटर दूरी तक खींचा जाता है। पानी की प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए जहाज की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है। ठीक है, द्रव्यमान दिया है, कोई दिक्कत नहीं, द्रव्यमान को देख लेते हैं। जहाज का को बल द्वारा खींचा जाता है ये दिया है और कितनी दूरी तक खींचा जाता है यहाँ पे ये भी दिया है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे त्वरण की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर जो हम यहाँ पे गति का सेकंड लॉ यूज करेंगे तो v² बराबर u² + 2as होगा। अगर जो हम देखें कि जहाज पहले स्थिर है तो यानी कि u बराबर 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो v² बराबर 2as, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको त्वरण की जरूरत पड़ेगी जो त्वरण हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें पता है F बराबर ma होता है और a बराबर हमारा क्या हो जाएगा F/m। F दिया है, हाँ F दिया है 5 × 10⁻, क्या दिया है 5 × 10⁻4, ये 10 है, 40 नहीं है, ये 10 है, इसको सही कर लीजिएगा, ये 10 है। और क्या दिया है, यम दिया है हमारा 3 × 10⁻7, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3 और 10⁻4 ऊपर है, 10⁻7 नीचे है, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 नीचे 3 हो जाएगा और 10⁻−3 को ऊपर ले जाओगे तो गुणे 10⁻−3 हो जाएगा। ये आपका त्वरण हो गया। चलो इसको हम पुटअप कर देते हैं, तो v² बराबर यहाँ पे 2as है, तो क्या हम v बराबर √2as लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। रूट में 2 कर दो, a कितना आया है 2 × 5/3 × 10⁻−3 और क्या बचा a। यस आपका कितना दिया है 3 मीटर दूरी तक खींचता है, तो 3 दिया है। चलो लग देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा। अब 5 दूनी 10, ये आपका रूट में 10 हो गया ये, और 10⁻−3 है तो 10 पे ये 10 हुआ, 10 को हम 10⁻1 लिख सकते हैं, तो 1 से -3 का 1 कट जाएगा यानी कि 10⁻²। अब ये रूट हट जाएगा तो 10⁻−1 होगा और इसको हम 0.1 मीटर/सेकंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 0.1 मीटर/सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा टाइम लगता ही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करे, उसको बोलते हैं जड़त्व या इनर्शिया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब समरूप कहा जाएगा जब उसका मान और दिशा दोनों नियत हो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करती है? देखो ये किस नियम का पालन करती है, न्यूटन के प्रथम नियम का। न्यूटन के
प्रथम नियम का, देखो जब गतिशील बस अचानक ब्रेक लगने पे रुके तो उसमें जो वस्तु है वो गति के जड़त्व का पालन करता है, ठीक है। और जब स्थिर बस अचानक से चलने लगे तो जो होगा वहां पे विराम जड़त्व का पालन होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो यहाँ पे हमारा अगर जो अपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ये वाला ग्रुप है, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यही टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ और भी बहुत सारे वीडियोज की लिंक मिलती रहती है। साथ में इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर भी फॉलो कर सकते हो। आगे बात करें बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक आपको पता होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सीजीएस में बल का मात्रक पूछे तो डाइन होता है, ये भी आपको पता होगा। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन की बात करें रेखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है? बल की। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है। 15 की बात करें, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है तो द्रव्यमान पर। किस पे होता है? द्रव्यमान पर, ठीक, ये पता होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है कहां पे? तो ये निर्वात में अधिकतम भारशील हो जाती है, निर्वात में यानी कि वैक्यूम में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, एक अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के नीचे गिरने की आशंका होती है, तो क्या होती है? अब देखो ये जो घोड़ा है वो पहले स्थिर है, तो जो व्यक्ति है वो उस पर बैठा है, तो बैठा है यानी कि स्थिरता का जड़त्व। अचानक से घोड़ा चलेगा तो गति जड़त्व आ जाएगा, तो वो गिर जाएगा या आगे की ओर झुक जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बात करें विश्राम जड़त्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया तो गुरुत्वीय त्वरण होगा तो गेंद के विपरीत दिशा में काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय त्वरण। देखो गेंद ऊपर जा रही है तो जी तो नीचे काम करेगा ना, गुरुत्वीय त्वरण, तो ये नीचे की ओर विपरीत दिशा में काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज आते हुई बॉल को अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है, इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता मिली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, मोमेंटम पाने के लिए वो ये काम करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है। अनंत समतल मतलब क्या होता है? इस प्रकार का अनंत समतल, ठीक है। यहाँ पे अगर जो लकड़ी का ब्लॉक है तो आप पहुंचा दोगे, खींच के पहुंचा दोगे, बजाय ऊर्ध्वाधर ऊपर उठा के, जो आपको ऊपर उठा के पहुंचाना रहे। तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है अगर जो अनंत तल पर है, ठीक है। तो इसलिए आपसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श में विरामावस्था पे बंद। अब चिड़िया की बात करें, ये बक्सा है, अब इसमें एक चिड़िया बंद है, चिड़िया यहाँ पे बैठी है, आप बक्से को उठाकर ऊपर ले जा रहे हो, चिड़िया अगर जो उड़ने लगी तो क्या बक्से का भार कम हो जाएगा? चिड़िया हवा में है, नहीं, बक्से का भार कम नहीं होगा, क्योंकि चिड़िया के समरूप वेग से उड़ने से जो त्वरण होगा वो 0 होगा। अतः बक्से का वेग होगा वो पहले से समान भार वाला, यानी कि पहले का जो भार होगा वही आपका अब भी होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 1 किलोग्राम, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिलेगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न भिन्न है क्योंकि, क्यों भिन्न भिन्न है? क्योंकि अगर जो हम बात करें रॉकेट और जेट इंजन की, तो ये भिन्न भिन्न क्यों है? तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो रॉकेट उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह भिन्न, ये गलत हो जाएगा। रॉकेट में ये भी गलत हो जाएगा, रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट में हवा के बाहर से वातावरण प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, राइट होगा सी वाला, 3 वाला। और रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है, जबकि जेट नहीं, रॉकेट जेट नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 और 4 दोनों सही होगा, सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर ले, पिंड का भार शून्य नहीं होगा, पिंड का भार शून्य नहीं होगा किसी घर्षणहीन सतह पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। किसी घर्षणहीन सतह की बात करें तो वहां पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, एक लिफ्ट में जब व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, जब लिफ्ट जा रही हो,
कब होता है कम? जब लिफ्ट एक समान त्वरण के साथ नीचे आ रही हो तो आपको आपका भार जो होगा कम प्रतीत होगा, जब ऊपर जा रही हो तो भार अधिक प्रतीत होगा। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। एक पटाखेदार रॉकेट 400 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.05 किलोमीटर पर सेकंड की दर से गैस निकाल रहा है। रॉकेट में उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा, तो रॉकेट में जो उत्पन्न त्वरण होगा, त्वरण बल की बात हो रही है, तो ये होगा रॉकेट से निकलने वाले गैस की दर गुणे रॉकेट के वेग। रॉकेट में निकलने वाली गैस की दर गुणे रॉकेट का वेग। ठीक, रॉकेट का वेग, तो यहां पे क्या हो जाएगा 400 और गुणे 0.05। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 20 निकल के आ जाएगा। 20 क्या होगा? न्यूटन होगा, तो 20 न्यूटन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। भौतिक तुला कार्य करती है, तो भौतिक तुला की बात करें, ये समांतर बल के नियम पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी। किस नियम पर? समांतर बल के नियम पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन की बात करें रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता? आपको पता होगा न्यूटन का पहला नियम है, तो ये किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 31 की बात करें। बंदूक का प्रतिक्षेप यानी कि धक्का, इनमें से किसका उदाहरण है? बंदूक का धक्के की बात करें। रैखिक संवेग संरक्षण का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी। किसका? रैखिक संवेग संरक्षण का नियम का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। बल को किससे मापा जाता है? तो बल को थर्मामीटर से मापेंगे? नहीं। कैलोरीमीटर से नहीं, स्प्रिंग तुला का यूज करके हम बल को माप सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, वाई अक्ष की दिशा में इसका घटक क्या होगा? ठीक है, अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। हम इसमें एक्स अक्ष पर बल का घटक निकालेंगे, एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा, वाई अक्ष पर निकालेंगे एफ साइन थीटा। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका आंसर मैं बता देता हूं, 40 न्यूटन इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी 40 न्यूटन। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इनर्शिया का लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 35 की बात करें। जब कोई बंदूक से गोली चलाई जाती है तब वह गोली पर अग्रदेशिक बल लगाती है। बंदूक भी गोली पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है। इस घटना की व्याख्या किस नियम से प्राप्त की जा सकती है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन के तृतीय नियम यानी कि जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है उससे प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। गतिपालक चक्र या भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि यह इंजन की गति को तेज करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या होती है, तो किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या होती है 2, ऑप्शन नंबर बी 2 बल। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। जड़त्व या इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व या इनर्शिया के नाम किसके द्वारा? आइजक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा? आइजक न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 39 से। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा? चलती लिफ्ट, अब लिफ्ट है इसमें, ठीक है, लिफ्ट है। चलो आप यहाँ पे एक तराजू रख लो डिजिटल वाला, उस पर खड़े हो जाओ। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आपका भार क्या होगा? आप देखोगे बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो आपका भार कम हो जाएगा। ठीक, आप चेक कर लेना। तो चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन, सॉरी ये गलत मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं, ये एग्जाम्पल सही है। ये एग्जाम्पल जो है मैंने बोला वो सही है, लेकिन अगर जो लिफ्ट आपका जो भार लिफ्ट अचानक एक नियत वेग से चल रही है, एक नियत वेग से ऊपर चल रही है, एक नियत वेग से नीचे आ रही है, तो व्यक्ति के भार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो पैमाने पर जो व्यक्ति का वजन होगा वो अधिक दिखाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस करता है? देखो ये पहला नहीं, तीसरा नियम है। ठीक, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गेंद आप दीवार पे फेंकोगे तो दीवार भी गेंद को आपकी तरफ फेंकती है ना, तो तीसरा नियम का पालन करता है।
42 की बात करें, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो ये तो आपको पता ही होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज ने थ्योरी दिया था। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 है, वे मेटल डिटेक्टर, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं, वह किसके द्वारा संचालित होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, फैराडे लॉ के नियम पर कार्य करती है। किसके नियम पर? फैराडे के नियम पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग बराबर क्या होता है? वेग गुणे द्रव्यमान, ये द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक, mv होता है p बराबर, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु का आंतरिक गुण होता है? तो जड़त्व की बात करें, इनर्शिया जो होता है वस्तु का आंतरिक गुण होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 46 है, बल का समीकरण F किसके, देखो F बराबर M में करते हो ना, यही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 47 है, संवेग की इकाई क्या होती है? तो संवेग की इकाई की बात करें तो इसमें होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या उस वस्तु के गतिशील, क्या क्वेश्चन है? किसी वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उस गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जड़त्व। क्या कहलाती है? जड़त्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? 49 का इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका बल। बल आप लगाते हो ना, तो किसी वस्तु की स्थिति, कोई वस्तु स्थिर है, ये मान लो कोई सामान रखा है वो स्थिर है, अब जब तक आप इस पर कोई बल नहीं लगाओगे तब तक वो अपना स्थान चेंज ही नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा? हमें बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बल का पता होगा एसआई यूनिट जो क्या होता है? बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। सीजीएस पद्धति में यूनिट पूछे, सीजीएस में डाइन होता है, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? तो ये द्रव्यमान, ठीक है, स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता। द्रव्यमान नहीं परिवर्तित, भार हो जाता है कभी कभी, तो द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 है, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरते हैं। निम्नलिखित में से ये कौन से नियम पर कार्य करता? तो ये न्यूटन की गति के किस नियम का पालन करता? तो ये गति का पहला नियम होगा, ठीक है। अब कोई स्थिर बस यानी कि विराम जड़त्व का पालन करता है, विराम जड़त्व। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम से निकल के आया था? तो ये गति के तीसरे नियम, यानी कि तीसरे नियम पर अगर जो आप किसी चीज पे बल लगाते हो वो अब भी आपके ऊपर भी बल लगाता है, और जो वह मध्य बल होगा वो विपरीत होगा और हमेशा बराबर होगा। तो न्यूटन के थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, एक ऊंची छलांग लगाने वाले ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि क्या वह प्राप्त कर सके? तो वह गति का जड़त्व लगाकर लंबी छलांग लेने में मदद कर सके। अब यहाँ पे छलांग लगाना उसको, तो यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, दौड़ के क्या करेगा? गति का यूज करके वो लंबी छलांग लेने में मदद प्राप्त करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती। ये न्यूटन के तृतीय नियम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया था, तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी किसमें परिवर्तन होता रहता है? असंतुलित बल की बात हो रही है, ठीक, तो इसके चाल में परिवर्तित होता रहे, ऑप्शन नंबर सी, चाल में, यानी कि स्पीड में परिवर्तन होता रहता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इसका संवेग संरक्षित रहता है। क्या? संवेग, यानी कि मोमेंटम। संवेग बराबर मैंने बताया द्रव्यमान गुणे वेग होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। और संवेग की बात करें एक प्रकार की सदिश राशि है, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है, ठीक है। कौन सा बल इस पर अभी भी कार्य कर रहा है? जो वह स्थिर है तो इस पर क्या कार्य कर रहा है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस पर आपका भार कर रखा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
आगे चले क्वेश्चन नंबर 58 है। एक 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए। देखो जब एक ही दिशा में लगाए जा रहे हैं तो कुल कार्यरत बल हो जाएगा 10 न्यूटन और 5 न्यूटन बराबर 15 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 59 है। द्रव्यमान 400 किलोग्राम है। बंदूक के संवेग की गणना करें जबकि इसका प्रतिघात वेग 0.25 मीटर पर सेकंड हो। ठीक, अब आपको पता होगा संवेग बराबर P बराबर होता है mp, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान दिया है और वेग दिया है, तो 400 गुणे 0.25, इसका कितना आंसर आ जाएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा संवेग 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाले एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इनर्सिया कहा जाता है, यानी कि जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं। एक वस्तु का संवेग नियत है, तब निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी? ठीक है, तो वेग नियत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वेग नियत होगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 60 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, तो उत्पन्न संवेग कितना होगा? ये भी आप संवेग के फॉर्मूले से लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संवेग पूछा है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती, ये भी आपको पता होगा, तो इसमें आपको संवेग पूछा है। ठीक, तो संवेग वाले फॉर्मूले से लगा लो, P बराबर mv, और इसमें देखो m दिया है 80 और वस्तु का वेग दिया है v दिया है 60, तो इसमें आप लगा लेना। ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड है, तो ये आपका 4800 आ जाएगा। 4800 किलोग्राम, यूनिट तो पता होगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट में मत गड़बड़ कर देना, देखो यहाँ पे यूनिट गड़बड़ कर सकते हो आप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें। 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान है। इस पर लगने वाला शुद्ध बल F बराबर ma होता है। तो m कितना दिया है 2 किलोग्राम और a दिया है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट आप ध्यान रखना, बल का यूनिट न्यूटन होता है, यानी कि 8 न्यूटन होगा, तो 8 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? ठीक है, तो निकाय में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की आरंभिक गति से चल रही है। इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता, तो इसमें इसे रुकने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे दिया है m बराबर 30 किलोग्राम। ठीक, v बराबर दिया है आपका 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे आपको पता होगा जो f बराबर होता है m dv बाई dt होता है। तो हमसे समय पूछा है, तो हम dt बराबर लिख सकते हैं m dv बटे आपका ये जो f है यहाँ नीचे लाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं। m आपका क्या है? द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। dv वेग लिख सकते हैं 20 बटे f कितना है? f 60 है। ठीक, f यहाँ पे 60 न्यूटन का मंदक बल लगा है। यहाँ पे देखते हैं, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 3 6 और 3 दहाई 30, यानी कि 10 सेकंड निकल के आ गया। यहाँ पे रुकने में समय लगेगा। ठीक है, 10 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो द्वितीय समीकरण की बात है, F बराबर ma होता है, तो ये आपका स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। आगे बात, ये समीकरण की बात हो रही है, नियम की नहीं, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ। ये स्थिति और समय सही है, लेकिन समीकरण की बात हो रही है। 3 नियम हुआ था, 3 समीकरण दिया गया था। दूसरा समीकरण था s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें। 70 किलोग्राम का एक आदमी 50 न्यूटन के बल से, देखो 70 किलोग्राम का आदमी है, आप ही हो, 70 किलोग्राम का मान लो, 50 न्यूटन का बल से आप 50 किलोग्राम के व्यक्ति को धक्का देते हो, तो 50 किलोग्राम वाला आदमी दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा? अब आप 50 न्यूटन के बल से धक्का देते हो ना दूसरे आदमी को, तो वो भी आपको 50 न्यूटन के बल से धक्का देगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया, जितना बल बराबर और विपरीत दिशा में उतना बल लगेगा। तो 50 न्यूटन के बल से धक्का दे रहा, तो वो भी आपको 50 न्यूटन के बल से धक्का देगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। सोचने वाला क्वेश्चन था, कोई भी न्यूमेरिकल इसमें नहीं है। आगे चले क्वेश्चन 69 है। एक बंदूक 12 ग्राम गोली दागी जाती है। बंदूक से
12 ग्राम की गोली दागी जाती है। गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.006 सेकंड लगते हैं तथा उसकी गति 600 मीटर पर सेकंड है, तो बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा? आप इसको निकाल लेना, ठीक है, आप इसको निकाल लेना। F बराबर M, देखो यहाँ पे अभी मैंने एक क्वेश्चन लगाया था, ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, V माइनस यू कर लेना, ठीक है, तो बटे T यहाँ पे कर लेना, ठीक, तो यहाँ पे पुटअप कर देना V माइनस यू, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर लगभग 600 न्यूटन होगा, 600 न्यूटन होगा इसका आंसर। ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, तो ये 600 न्यूटन के समथिंग आएगा, ठीक है। क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक। वैसे यहाँ पे जो V बाय यू करने की जरूरत नहीं है, F बराबर MV कर सकते हो, क्योंकि U तो वैसे ही 0 हो जाएगा स्टार्ट से, स्टार्ट में तो स्थिर है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 600 न्यूटन आएगा। अब इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ये किसी रॉकेट का प्रक्षेपण की बात करें, न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। किस पर? तृतीय नियम पर आधारित है, ठीक है, तृतीय नियम से आधारित है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं थोड़ा सा, यहाँ पे नहीं, ये गलत, रुको मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, इसको मैं रिमूव करूं, कैसे होगा रिमूव, कैसे होगा, इरेजर, इसको मैं रिमूव करता हूं, थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। पेन ले लिया हमने, ठीक है। बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है, ठीक, बंदूक से गोली दागी जाती है, बंदूक गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.006 सेकंड लगते हैं तथा उसकी गति 600 मीटर है, तो बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा? तो आरोपित बल F बराबर P/T कर सकते हो, ठीक है। ये आपका P आपका संवेग है, T आपका समय है, ठीक है। उसके बाद P बराबर आपको पता है संवेग बराबर mv होता है, mv/t हो गया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे क्या क्या, m पता है, m पता है, 12 ग्राम है, लेकिन ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 12/1000 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, v आपको पता है, v आपका कितना दिया है, 600 मीटर पर सेकंड, तो 600 आपने पुटअप कर लिया। और आपका यहाँ पे क्या दिया है, 0.0, ये समय नीचे लिखोगे ना तो 0.006 सेकंड हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व करो, 1000 है, 0 पर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 गुणे 600/6 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो 12, इसको हम काट सकते हैं ना, ये 6 से काटेंगे, ये 100 बार में कटेगा, तो 12 गुणे 100 यानी कि 1200 न्यूटन निकल के आया। ऑप्शन नंबर ए, देखो 600 नहीं आया, ऑप्शन नंबर ए ही है, 1200 न्यूटन, ठीक। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर ये 70 हो गया। 72 की बात कर लेते हैं। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टकराकर वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल क्या होगा? तो ये होगा, दोनों के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और 73 की बात करें, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है, बल बराबर F बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर बल होता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे थे वैसे भी। और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ग्रेविटेशन करेंगे, या फिर हम करेंगे वृत्तीय गति, वृत्तीय गति तो हम कर चुके हैं, ग्रेविटेशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां के भी करेंगे, तो उसके लिए भी आप बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे एक और रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।